इलाहाबाद की वह सुबह बाकी सुबहों जैसी ही थी। शहर अपनी सामान्य रफ्तार से जाग रहा था। लेकिन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्म लेने वाले एक बच्चे की कहानी आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का ऐसा अध्याय बनने वाली थी जिसकी कल्पना शायद उस समय उसके परिवार ने भी नहीं की होगी। उस बच्चे का नाम रखा गया अमिताभ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के जाने माने कवि थे और माता तेजी बच्चन सामाजिक रूप से सक्रिय और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला थीं। अमिताभ का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां शब्दों और साहित्य की दुनिया का गहरा प्रभाव था। उनके पिता की कविताएं घर के वातावरण में लगातार मौजूद रहती थीं और शायद यही कारण था कि अमिताभ के भीतर बहुत कम उम्र से ही भाषा, आवाज और अभिव्यक्ति के प्रति एक विशेष लगाव पैदा हुआ। उनके पिता का मूल उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्य की दुनिया में वे बच्चन नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यही नाम उनके परिवार की पहचान बन गया। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन थे और दोनों भाइयों का बचपन उत्तर प्रदेश और बाद में दिल्ली के वातावरण में बीता। अमिताभ की शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में ही उनका कद, उनकी गंभीर आवाज और उनका व्यक्तित्व दूसरों से अलग दिखाई देने लगा था। लेकिन उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यही आवाज आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की पहचान बन जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए अमिताभ दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज पहुंचे और वहां विज्ञान तथा कला से संबंधित अध्ययन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने जीवन का वह सवाल खड़ा था जो हर युवा के सामने आता है, आखिर आगे क्या किया जाए। अमिताभ का झुकाव अभिनय की ओर था, लेकिन उस समय फिल्म जगत में प्रवेश करना कोई आसान रास्ता नहीं था। उनके पिता साहित्य की दुनिया में प्रतिष्ठित थे, मगर अमिताभ के लिए यह प्रतिष्ठा फिल्मों में सफलता की गारंटी नहीं थी। उन्होंने नौकरी की तलाश की और कलकत्ता की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। उस समय उनका जीवन फिल्मों की चमक दमक से बहुत दूर था। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह नौकरी करते थे, सामान्य जीवन जीते थे और भीतर कहीं अभिनय की इच्छा को संभाल कर रखते थे। लेकिन अमिताभ के भीतर एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनकी असली जगह कहीं और है। फिल्मों में जाने का फैसला आसान नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियां थीं और फिल्म उद्योग में किसी नए कलाकार के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल था। ऊपर से अमिताभ का व्यक्तित्व उस दौर के पारंपरिक नायक से बिल्कुल अलग था। उस समय हिंदी फिल्मों में नायकों की एक खास छवि लोकप्रिय थी। मध्यम कद, रोमांटिक व्यक्तित्व और पारंपरिक आकर्षण को अधिक महत्व मिलता था। अमिताभ लंबे, दुबले और गंभीर चेहरे वाले युवक थे। उनकी आवाज असाधारण रूप से गहरी थी, लेकिन शुरुआत में यही आवाज उनके लिए समस्या बन गई। कहा जाता है कि आकाशवाणी में उद्घोषक बनने की कोशिश के दौरान उनकी आवाज को उपयुक्त नहीं माना गया। यह घटना उनके जीवन की उन विडंबनाओं में से एक बन गई जिन पर बाद में इतिहास ने जैसे खुद व्यंग्य किया। जिस आवाज को कभी रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया, वही आवाज कुछ वर्षों बाद हिंदी सिनेमा की सबसे पहचानने योग्य आवाजों में शामिल हो गई। अमिताभ ने मुंबई का रास्ता चुना। मुंबई उस समय भी सपनों का शहर थी। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग अभिनेता बनने की उम्मीद लेकर वहां आते थे। किसी के पास संपर्क होते थे, किसी के पास पैसा, किसी के पास पारिवारिक पहचान, लेकिन अमिताभ के पास सबसे बड़ा सहारा उनका अपना आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता थी। फिल्मी दुनिया में पहला अवसर उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से मिला। 1969 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म में अमिताभ ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से जुड़ा था। यह कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं थी, लेकिन अमिताभ के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। यह उस दरवाजे का खुलना था जिसके सामने वह लंबे समय से खड़े थे। सात हिंदुस्तानी में उनके अभिनय को पहचान मिली और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ। लेकिन एक फिल्म से किसी अभिनेता का सितारा बन जाना संभव नहीं था। अमिताभ को अभी लंबा रास्ता तय करना था। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं। बम्बई टू गोवा में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रियता मिली। फिल्म में उनका व्यक्तित्व दिखाई देने लगा था और दर्शकों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। लेकिन फिर भी वह अभिनेता नहीं बने थे जिसे पूरा देश पहचानता हो। उनकी शुरुआती फिल्मों में कई बार ऐसा लगा कि शायद उनका करियर सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे किसी दूसरे कलाकार की तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहानी में बदलाव आने वाला था। अमिताभ के जीवन में वह दौर आया जब उन्हें लगातार काम तो मिल रहा था, मगर बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। फिल्में बन रही थीं, भूमिकाएं मिल रही थीं, लेकिन वह लोकप्रिय नायक नहीं बन पा रहे थे।
इस संघर्ष के दौरान उन्हें आर्थिक और पेशेवर दोनों स्तरों पर दबाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार ऐसी भूमिकाएं करनी पड़ी जिनमें उनके व्यक्तित्व की पूरी क्षमता सामने नहीं आती थी। कभी वह सहायक अभिनेता बने, कभी गंभीर भूमिका में दिखाई दिए, कभी रोमांटिक नायक की कोशिश की गई और कभी उन्हें केवल एक लंबे अभिनेता के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिल्म उद्योग में उस समय स्थापित सितारों का दबदबा था। अमिताभ के लिए अपनी जगह बनाना कठिन था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी विशेषता थी जिसे कोई निर्माता हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह था उनका व्यक्तित्व। जब अमिताभ पर्दे पर आते थे तो उनकी लंबाई, आंखों की गंभीरता और आवाज दर्शकों का ध्यान खींचती थी। समस्या यह थी कि फिल्म उद्योग को अभी यह समझना बाकी था कि इस व्यक्तित्व का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर आया 1973 का साल। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने विजय खन्ना नाम के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। यह वह किरदार था जो उस दौर के पारंपरिक रोमांटिक नायक से बिल्कुल अलग था। विजय शांत था, गंभीर था, भीतर गुस्सा था और व्यवस्था तथा अपराध के बीच संघर्ष कर रहा था। यह सिर्फ एक चरित्र नहीं था, यह उस समय के भारतीय समाज के भीतर बढ़ती बेचैनी की अभिव्यक्ति जैसा था। देश सामाजिक और आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता और व्यवस्था से निराशा जैसी भावनाएं समाज में मौजूद थीं। ऐसे समय में एक ऐसा नायक सामने आया जो मुस्कुराकर समस्याओं से बचता नहीं था, बल्कि उनके सामने खड़ा होता था। जंजीर में अमिताभ की यही छवि दर्शकों को पसंद आई। फिल्म सफल हुई और अमिताभ बच्चन अचानक चर्चा में आ गए, लेकिन उनकी कहानी अभी केवल शुरू हुई थी। जंजीर के बाद अमिताभ को वह पहचान मिली जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। उनकी आवाज, उनका गुस्सा, उनकी गंभीरता और उनकी शारीरिक उपस्थिति अब कमजोरी नहीं रही थी। वही चीजें उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। इसी दौर में उनका निजी जीवन भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा। अमिताभ और जया भादुड़ी की मुलाकात फिल्म उद्योग में पहले ही हो चुकी थी। जया स्वयं एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थीं और दोनों के बीच धीरे धीरे निकटता बढ़ी। उनका संबंध केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने 3 जून 1973 को विवाह किया। यह वही समय था जब अमिताभ का करियर तेजी से ऊपर जा रहा था। जंजीर की सफलता के बाद उन्हें लगातार बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी थीं, लेकिन उनके जीवन में अगला अध्याय इससे भी बड़ा होने वाला था। 1974 में उनकी बेटी श्वेता का जन्म हुआ और 1982 में बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। आगे चलकर अभिषेक ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उस समय अमिताभ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने तेजी से बढ़ते करियर को संभालना। फिल्म उद्योग में उनका नाम अब केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं लिया जा रहा था। दर्शकों को उनके भीतर कुछ ऐसा दिखाई देने लगा था जो उस समय के अन्य नायकों से अलग था। और फिर आया वह वर्ष जिसने अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में पहुंचा दिया। 1975 फिल्म थी शोले। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ ने जय की भूमिका निभाई। धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया और दोनों की दोस्ती फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनी। लेकिन जय का चरित्र अपनी कम बोलने वाली शैली, शांत चेहरे और गहरे व्यक्तित्व के कारण दर्शकों के मन में अलग जगह बना गया। शोले केवल एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई। अमिताभ का अभिनय यहां उस शैली से अलग था जो जंजीर में दिखाई दी थी। विजय का गुस्सा यहां जय की चुप्पी में बदल गया था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती थी। फिल्म के संवाद, संगीत, पात्र और दृश्य लोगों की स्मृति में बस गए। जय के रूप में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लेकिन शोले की सफलता का अर्थ सिर्फ एक बड़ी हिट फिल्म नहीं था, इसने अमिताभ को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से उनके करियर को एक नए नाम से पहचाना जाने लगा, महानायक। यह उपाधि किसी आधिकारिक संस्था ने उन्हें नहीं दी थी, ये धीरे धीरे दर्शकों के प्रेम से पैदा हुई पहचान थी। जंजीर ने अमिताभ को एक नई छवि दी थी, शोले ने उस छवि को अमर कर दिया। इसके बाद उनकी फिल्मों में एक खास तरह का नायक बार बार दिखाई देने लगा। वह नायक व्यवस्था से लड़ता था, अन्याय का विरोध करता था, अपने भीतर दर्द छिपाता था और जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से सामने आता था। लेकिन अमिताभ केवल गुस्से वाले नायक नहीं थे, उनके भीतर हास्य की क्षमता भी थी, रोमांस भी था और भावनात्मक अभिनय की गहराई भी। यही कारण था कि वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में खुद को ढाल पाए। 1975 के बाद उनका करियर जिस गति से आगे बढ़ा, उसने हिंदी फिल्म उद्योग की दिशा बदल दी। दीवार, कभी कभी, अमर अकबर, एंथनी, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को और मजबूत किया। लेकिन उस समय अमिताभ के सामने एक और चुनौती थी, इतनी बड़ी लोकप्रियता को संभालना। एक अभिनेता के लिए सफलता मिलना जितना कठिन होता है,
उतना ही कठिन उस सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। अमिताभ के सामने अब लाखों दर्शकों की उम्मीदें थीं। हर नई फिल्म की तुलना पिछली सफलता से होने लगी थी। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। उनकी यात्रा में अब संघर्ष का वह चरण पीछे छूट रहा था जिसमें उन्हें निर्माता और निर्देशक यह समझाने की कोशिश करते थे कि उनकी आवाज़ और उनका चेहरा पर्दे पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब वही निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार थे। वह अभिनेता जिसे कभी उसकी आवाज़ के कारण अस्वीकार किया गया था, अब उसकी आवाज़ ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। जिस लंबे और दुबले युवक को पारंपरिक नायक की छवि में फिट नहीं माना जाता था, वही युवक पर्दे पर ऐसा व्यक्तित्व बन चुका था जिसे लाखों लोग अपना नायक मानते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि प्रसिद्धि जितनी ऊंची होती है उसके साथ आने वाले जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो चुके थे। उनका नाम फिल्मों की सफलता का महत्वपूर्ण आधार बन गया था। उनकी तस्वीरें पत्रिकाओं के मुख पृष्ठ पर आती थीं, उनके संवाद लोगों की जुबान पर होते थे और उनका पहनावा तथा बोलने का अंदाज युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं बनने वाली थी। आगे आने वाले वर्षों में प्रेम, परिवार, राजनीति, विवाद, एक भयानक दुर्घटना, आर्थिक संकट और फिर ऐसी वापसी आने वाली थी जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत एक कवि के बेटे के रूप में की थी, नौकरी की थी, असफलताएं देखी थीं और फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया था, वह अब भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। लेकिन सफलता के शिखर पर खड़ा यह आदमी जल्द ही यह जानने वाला था कि लोकप्रियता की ऊंचाई पर खड़े व्यक्ति के लिए गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और अमिताभ बच्चन की जिंदगी में वह मोड़ आने वाला था जिसने उनके शरीर, करियर और जीवन तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1975 तक अमिताभ बच्चन केवल एक सफल अभिनेता नहीं रह गए थे, वह हिंदी सिनेमा के उस परिवर्तन का चेहरा बन चुके थे जिसमें पारंपरिक रोमांटिक नायक की जगह एक ऐसा आदमी पर्दे पर दिखाई देने लगा था जो व्यवस्था से नाराज था, अन्याय से लड़ता था और अपने भीतर छिपे दर्द को गुस्से के पीछे छिपा लेता था। जंजीर ने इस छवि की शुरुआत की थी, लेकिन दीवार ने उसे लगभग पूरी तरह स्थापित कर दिया। उसी वर्ष शोले ने अमिताभ को लोकप्रियता की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से उनका नाम आने वाले वर्षों तक भारतीय सिनेमा का पर्याय बना रहा। यश चोपड़ा की दीवार में विजय का किरदार केवल एक अपराधी की कहानी नहीं था, वह उस समाज की बेचैनी को सामने लाता था जिसमें मेहनत करने वाले आदमी को व्यवस्था से निराशा हो रही थी। विजय और उसके भाई रवि के बीच का संघर्ष वास्तव में दो अलग रास्तों का संघर्ष था। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ वह रास्ता जिसे विजय ने अपनी परिस्थितियों के कारण चुना था। अमिताभ की आंखों में दिखाई देने वाला आक्रोश और संवाद बोलने की उनकी शैली ने विजय को एक यादगार चरित्र बना दिया। दीवार के साथ अमिताभ की वह पहचान और मजबूत हुई जिसे आगे चलकर क्रोधित युवा की छवि के रूप में याद किया गया। उस समय भारतीय समाज में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और व्यवस्था के प्रति असंतोष जैसे विषय लोगों की वास्तविक जिंदगी का हिस्सा थे। इसलिए पर्दे पर अमिताभ का गुस्सा केवल अभिनय नहीं लगता था, दर्शकों को उसमें अपना आक्रोश दिखाई देता था। लेकिन अमिताभ की सफलता का एक दूसरा पहलू भी था। वह लगातार एक ही तरह की भूमिका में बंधना नहीं चाहते थे। अगर वह केवल मारधाड़ और गंभीर भूमिकाएं करते रहते तो शायद उनका अभिनय एक सीमित दायरे में बंद हो जाता। इसी समय ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने उनके भीतर मौजूद एक बिल्कुल अलग अभिनेता को पहचाना। चुपके चुपके में उन्होंने हल्के फुल्के हास्य का परिचय दिया। फिल्म में उनका किरदार गंभीर और गुस्सैल अमिताभ से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म ने साबित किया कि उनकी क्षमता केवल एक्शन और गंभीर संवादों तक सीमित नहीं थी। अमर अकबर एंथनी में भी उन्होंने हास्य और भावनाओं को जिस तरह मिलाया, उसने उनकी लोकप्रियता को और व्यापक कर दिया। यही अमिताभ की सबसे बड़ी विशेषता बन गई थी। वह अपने ऊपर बनी छवि के कैदी नहीं बने। एक तरफ दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों में उनका गंभीर व्यक्तित्व दिखाई देता था, दूसरी तरफ चुपके चुपके और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में वही व्यक्ति दर्शकों को हंसाता था। 70 के दशक के उत्तरार्ध तक अमिताभ की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनके बिना बड़े बजट की हिंदी फिल्म की कल्पना करना मुश्किल माना जाने लगा था। 1976 में जब वह पीलिया से बीमार पड़े, तब उनकी बीमारी के कारण कई फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हुई और निर्माताओं को नुकसान हुआ। इसके बावजूद उन्हें बदलना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय तक वह फिल्म उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सितारों में शामिल हो चुके थे। उनकी सफलता केवल उनकी फिल्मों की कमाई तक सीमित नहीं थी।
उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को प्रभावित किया जो उन्हें पर्दे पर देखकर बड़ी हो रही थी। उनके बालों की शैली, कपड़े, बोलने का ढंग और यहां तक कि उनकी चाल तक चर्चा का विषय बनने लगी। 1971 में अमिताभ और जया ने आनंद में साथ काम किया था। इसके बाद अभिमान ने उनके निजी और पेशेवर संबंध को एक अलग ही अर्थ दिया। फिल्म में पति पत्नी के बीच सफलता और अहंकार से पैदा होने वाला तनाव दिखाया गया था। वास्तविक जीवन में दोनों का विवाह हो चुका था, इसलिए दर्शकों के लिए फिल्म का भावनात्मक प्रभाव और भी गहरा था। बाद में जब अमिताभ और रेखा के साथ सिलसिला बनी, तब वास्तविक जीवन की अफवाहों और फिल्म की कहानी के बीच समानताएं खोजी जाने लगीं। फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा का साथ होना अपने आप में इतना बड़ा विषय बन गया कि फिल्म की कहानी से ज्यादा उसके पीछे छिपी वास्तविक जिंदगी की चर्चाएं लोगों को आकर्षित करने लगीं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि लोकप्रिय संस्कृति में किसी अभिनेता के निजी जीवन के बारे में कही गई हर बात प्रमाणित तथ्य नहीं होती। अमिताभ और जया का विवाह इसके बाद भी जारी रहा और दोनों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। जया ने धीरे धीरे फिल्मों में अपनी सक्रियता कम की। बाद में उनके और अमिताभ के बारे में यह चर्चा हुई कि बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने परिवार को अधिक समय दिया। स्वयं दोनों ने अलग अलग अवसरों पर इस बात पर जोर दिया कि जया का फिल्मी काम छोड़ना किसी एक व्यक्ति के आदेश का परिणाम नहीं था। अमिताभ का करियर दूसरी तरफ लगातार ऊपर जा रहा था। 70 का दशक उनके लिए एक के बाद एक बड़ी फिल्मों का दौर बन गया। त्रिशूल, कभी कभी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने उनकी छवि को और मजबूत किया। वह केवल एक अभिनेता नहीं रहे थे, अब उनके नाम से फिल्म की पहचान बनने लगी थी। लेकिन इस चमकदार दौर में उनके सामने एक नई समस्या थी। इतनी बड़ी लोकप्रियता के बाद दर्शकों को उनसे हर फिल्म में असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद होने लगी थी। एक असफल फिल्म केवल फिल्म की असफलता नहीं होती थी, वह अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता पर भी सवाल बन जाती थी। फिर भी उन्होंने अपने करियर में विविधता बनाए रखी। 1981 का वर्ष इसका उदाहरण है। उस वर्ष उनकी कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें बरसात की एक रात, नसीब, सिलसिला, कालिया, याराना और लावारिस शामिल थीं। इनमें से नसीब, याराना, कालिया और लावारिस उस वर्ष की बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहीं। सिलसिला हालांकि बाद के वर्षों में लोकप्रिय प्रेम कथा के रूप में याद की गई, लेकिन उस समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। ये वह समय था जब अमिताभ की लोकप्रियता इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक ही वर्ष में कई फिल्मों में उनका दिखाई देना दर्शकों के लिए असामान्य नहीं था। लेकिन जितना उनका सितारा ऊपर जा रहा था, उतना ही उनका सार्वजनिक जीवन भी लोगों की नज़र में आ रहा था। अमिताभ ने राजनीति में प्रवेश किया और यह फैसला उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बन गया। उनका राजनीति में आना केवल सत्ता की इच्छा से जुड़ा फैसला नहीं माना जाता। उनके और राजीव गांधी के बीच पारिवारिक मित्रता थी। अमिताभ ने बाद में राजनीति में अपने प्रवेश को भावनात्मक निर्णय बताया। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। जिस अभिनेता ने पर्दे पर व्यवस्था के खिलाफ खड़े नायक की भूमिका निभाई थी, वह अब वास्तविक राजनीति का हिस्सा बन चुका था। लेकिन राजनीति फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। संसद में पहुंचना एक बात थी और राजनीतिक व्यवस्था को समझना दूसरी। अमिताभ का राजनीतिक जीवन लंबा नहीं चला। लगभग 2 वर्ष के भीतर उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे कई कारण बताए गए, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव उस विवाद ने डाला जो बाद में बोफोर्स मामले से जुड़ गया। 1986 में भारत और स्वीडन के बीच बोफोर्स तोप सौदे का समझौता हुआ। अगले वर्ष स्वीडन से सामने आई रिश्वत के आरोपों से जुड़ी खबरों ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी विवाद के दौरान अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन के नाम भी सार्वजनिक चर्चाओं में आए। अमिताभ पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आरोप और अपराध सिद्ध होना एक ही बात नहीं है। अमिताभ ने आरोपों से इनकार किया। उनके परिवार ने इस मामले से संबंधित प्रकाशित आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। एक स्वीडिश समाचार पत्र द्वारा लगाए गए एक आरोप के मामले में बाद में अखबार के वकीलों ने उस आरोप को गलत माना और हर्जाना देने पर सहमति जताई। अमिताभ ने वर्षों बाद बोफोर्स प्रकरण को अपने और अपने परिवार के जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को बहुत गंभीर आरोपों के रंग में रंग दिया गया और बाद में सामने आया कि उनके नाम लगाए गए थे, लेकिन राजनीति ने उन्हें एक ऐसी छवि दे दी थी जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। फिल्मों में उनका नायक लाखों लोगों का प्रतिनिधि था। राजनीति में वही लोकप्रियता एक अलग बोझ बन गई। जनता के सामने अब वह केवल अभिनेता नहीं थे,
वह एक सांसद और एक राजनीतिक परिवार के करीबी व्यक्ति के रूप में भी देखे जा रहे थे। अमिताभ ने अंततः राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन राजनीति से बाहर निकलना उनकी परेशानियों का अंत नहीं था। वह फिर फिल्मों की ओर लौटे। उनकी लोकप्रियता अब भी विशाल थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट अभी सामने नहीं आया था। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक दृश्य की शूटिंग के दौरान अभिनेता पुनीत इस्सर के साथ लड़ाई के दृश्य में अमिताभ को गंभीर चोट लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। यह घटना उनके करियर के इतिहास में सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बनने वाली थी। अमिताभ बच्चन अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे और बाहर पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। ये वह क्षण था जब उनकी लोकप्रियता केवल पर्दे की लोकप्रियता नहीं रही। करोड़ों लोग वास्तव में उनके जीवन को लेकर चिंतित थे। उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन वह बच गए। हालांकि इस हादसे ने उनके शरीर पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और आगे के वर्षों में उनके स्वास्थ्य तथा काम करने के तरीके को प्रभावित किया। इसके बावजूद अमिताभ ने अभिनय जारी रखा। कुल्ली की घटना के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले वर्षों में उन्हें अपने करियर, स्वास्थ्य, राजनीति और सार्वजनिक छवि सभी मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना था। जिस व्यक्ति ने 70 के दशक में हिंदी सिनेमा पर लगभग एक छत्र प्रभाव कायम कर लिया था, उसके सामने अब उम्र, स्वास्थ्य और बदलती फिल्मी दुनिया की नई चुनौतियां थीं। और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। एक समय ऐसा आने वाला था जब अमिताभ बच्चन, जिनकी एक फिल्म पर निर्माता करोड़ों का दांव लगाने को तैयार रहते थे, खुद आर्थिक संकट में फंसने वाले थे। जिस व्यक्ति ने कभी पर्दे पर करोड़ों लोगों को संघर्ष से लड़ना सिखाया था, उसे अब वास्तविक जीवन में अपने सबसे कठिन संघर्ष का सामना करना था। फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक परेशानी पैदा कर दी। उन्होंने अभिनय से आगे बढ़कर व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे सामान्यतः ABCL के नाम से जाना गया, 90 के दशक के मध्य में स्थापित की गई। विचार बड़ा था। अमिताभ केवल अभिनेता नहीं रहना चाहते थे, वह मनोरंजन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को एक बड़े व्यावसायिक ढांचे में जोड़ना चाहते थे। लेकिन बड़े सपने हमेशा सफल नहीं होते। कंपनी ने फिल्म निर्माण और मनोरंजन से जुड़े कई कामों में विस्तार किया, मगर व्यावसायिक कठिनाइयां बढ़ती गईं। जिन योजनाओं को भविष्य की बड़ी सफलता समझा गया था, वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाईं। कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ता गया और अंततः स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अमिताभ खुद भारी कर्ज में फंस गए। ये वह समय था जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी का सबसे विरोधाभासी अध्याय सामने आया। एक तरफ उनका नाम भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में था, दूसरी तरफ उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा था। अमिताभ ने बाद में बताया कि उनके ऊपर लगभग 90 करोड़ रुपए की देनदारियां थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कई संपत्तियों पर दावा जुड़ गया था और उनके खिलाफ लगभग 55 कानूनी मामले चल रहे थे। उनके अनुसार इनमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साथ सरकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत ऋणों से संबंधित रकम भी शामिल थी। कभी जिन लोगों को अमिताभ बच्चन के साथ काम करना सम्मान की बात लगती थी, अब वही आर्थिक संकट के समय उनसे पैसे मांग रहे थे। यह स्थिति उनके लिए केवल आर्थिक परेशानी नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की भी परीक्षा थी। अमिताभ ने बाद में उस दौर को याद करते हुए बताया कि जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। उन्होंने अपने जीवन पर विचार किया और खुद से पूछा कि वह आखिर करना क्या चाहते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उनका वास्तविक काम अभिनय था और उन्हें उसी रास्ते पर लौटना चाहिए। यह एहसास बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब अमिताभ को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के भरोसे बैठने के बजाय काम मांगना था। जिस अभिनेता के घर के बाहर कभी निर्माता और निर्देशक काम की पेशकश लेकर आते थे, अब वह स्वयं निर्माताओं से काम मांगने की स्थिति में पहुंच चुका था। इसी दौर की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक यश चोपड़ा से जुड़ी है। अमिताभ ने उनसे मुलाकात की और अपनी स्थिति बताई। उनके पास पैसे की कमी थी और काम की भी जरूरत थी। यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म मोहब्बतें में भूमिका दी। अमिताभ ने बाद में इस मुलाकात को अपने जीवन के निर्णायक क्षणों में गिना। लेकिन मोहब्बतें अभी भविष्य की बात थी। उस समय अमिताभ के सामने एक और बड़ा सवाल था, क्या दर्शक उन्हें फिर से स्वीकार करेंगे? 80 के दशक में जिस अभिनेता के नाम पर फिल्में चलती थीं, 90 के दशक के अंत तक वही अभिनेता कई फिल्मों की असफलता के कारण अपने पुराने स्थान से दूर दिखाई दे रहा था। अमिताभ के लिए यह केवल उम्र का सवाल नहीं था, यह बदलते हुए सिनेमा का सवाल था।
नई पीढ़ी के कलाकार सामने आ चुके थे। रोमांटिक फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी और अमिताभ की पुरानी छवि अब हर कहानी में आसानी से फिट नहीं बैठती थी। उनकी कंपनी के पतन ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके सामने अपने घर तक को खोने का खतरा दिखाई देने लगा। अमिताभ ने बाद में बताया कि उनकी संपत्तियां भी कानूनी दावों के दायरे में आ गई थीं। उनके शब्दों में यह दौर बेहद अपमानजनक और कठिन था, लेकिन इसी समय उनके परिवार ने भी इस कठिनाई को करीब से देखा। अभिषेक उस समय विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि पिता की आर्थिक परेशानियों के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आने का निर्णय लिया। यह परिवार के लिए भी आसान समय नहीं था। अमिताभ के सामने अब कोई फिल्मी संवाद नहीं था जिसे बोलकर वह समस्या खत्म कर सकते। उन्हें वास्तविक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा फिर से बनानी थी। उन्होंने छोटे बड़े काम स्वीकार करने शुरू किए। उन्होंने काम की तलाश में निर्माताओं से संपर्क किया। कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ ने नहीं। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया जिसे शुरुआत में बहुत से लोग जोखिम मान रहे थे। वह अवसर था दूरदर्शन पर आने वाला प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। साल था 2000। भारतीय मनोरंजन जगत में उस समय बड़े पर्दे का कोई बहुत बड़ा सितारा टेलीविजन पर आकर कार्यक्रम प्रस्तुत करे, यह सामान्य बात नहीं थी। फिल्मी सितारे छोटे पर्दे से दूरी बनाए रखते थे। अमिताभ के परिवार में भी इस फैसले को लेकर चिंता थी। जया बच्चन ने बाद में बताया कि वह नहीं चाहती थीं कि अमिताभ बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी छवि प्रभावित हो सकती है। लेकिन अमिताभ के पास परिस्थितियां अलग थीं। उन्हें फिल्मों में पहले जैसी नियमितता से काम नहीं मिल रहा था। उनकी कंपनी की असफलता ने उन्हें आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर कर दिया था। ऐसे समय में टेलीविजन का यह कार्यक्रम उनके लिए केवल एक नया प्रयोग नहीं था, यह उनके जीवन में फिर से खड़े होने का अवसर था। शुरुआत में वह भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन कार्यक्रम के मूल विदेशी प्रारूप को समझने के लिए उन्हें लंदन ले जाया गया, जहां उन्होंने उसके निर्माण और संचालन की प्रक्रिया देखी। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को स्वीकार किया और प्रस्तुति के तरीके, अनुशासन और वातावरण को लेकर अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट की। जब साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों के सामने आया तो भारतीय टेलीविजन की तस्वीर बदल गई। अमिताभ का परिचित चेहरा अब फिल्मों के विशाल पर्दे पर नहीं, घरों के छोटे पर्दे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, जिसका डर उनके आसपास के लोग कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता कम होने के बजाय फिर से बढ़ने लगी। अमिताभ ने प्रतियोगियों से जिस तरह बातचीत की, उनके उत्तर सुनते समय जिस तरह प्रतिक्रिया दी और अपनी गहरी आवाज में सवाल पूछे, उसने कार्यक्रम को केवल एक प्रश्नोत्तरी नहीं रहने दिया। दर्शकों को लगा जैसे अमिताभ उनके घर में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हों। उनकी भाषा में गरिमा थी, लेकिन व्यवहार में अपनापन था। यह उनके करियर का एक नया रूप था। अब वह केवल नायक नहीं थे, वह एक ऐसे प्रस्तुतकर्ता बन गए थे जिनके साथ पूरा परिवार बैठकर कार्यक्रम देख सकता था। और इस नए रूप ने उन्हें उन दर्शकों तक भी पहुंचा दिया जो शायद उनकी पुरानी फिल्मों के समय पैदा भी नहीं हुए थे। अमिताभ ने बाद में बताया कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन्हें डर था कि बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आने से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। लेकिन कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ने उनका विश्वास बदल दिया। यही वह क्षण था जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी ने दूसरी दिशा पकड़नी शुरू की। लेकिन केवल कौन बनेगा करोड़पति ही पर्याप्त नहीं था। उन्हें बड़े पर्दे पर भी ऐसी भूमिका चाहिए थी जो दर्शकों को यह याद दिला सके कि अमिताभ बच्चन अब भी खत्म नहीं हुए हैं। और फिर आई मोहब्बतें। यश चोपड़ा की इस फिल्म में अमिताभ ने गुरुकुल के कठोर प्रधानाचार्य नारायण शंकर की भूमिका निभाई। उनके सामने नई पीढ़ी का चेहरा शाहरुख खान था। कहानी में पुराने अनुशासन और नए प्रेम के बीच टकराव था। दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म के भीतर भी एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष दिखाई देता था। और वास्तविक जीवन में भी अमिताभ कुछ ऐसा ही कर रहे थे। मोहब्बतें सफल हुईं और अमिताभ को फिर से वह सम्मान मिलने लगा जो उनके कठिन दौर में कमजोर पड़ गया था। लेकिन इस बार उनकी वापसी पुराने अमिताभ की वापसी नहीं थी। यह एक नए अमिताभ का जन्म था। वह अब पहले की तरह हर फिल्म में युवा नायक नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र को कमजोरी बनने देने के बजाय उसे अभिनय की ताकत बना दिया। उन्होंने पिता की भूमिकाएं की, गुरु की भूमिकाएं की, कठोर अधिकारी, बुजुर्ग, मार्गदर्शक और ऐसे किरदार निभाए जिनमें अनुभव और उम्र कहानी का हिस्सा बन गई। कौन बनेगा करोड़पति ने उनके व्यक्तित्व का एक नया पक्ष सामने रखा और मोहब्बतें ने बड़े पर्दे पर उनके पुनर्जन्म की घोषणा कर दी।
जिस अभिनेता को कुछ वर्ष पहले लोग खत्म हो चुका सितारा मानने लगे थे, वह फिर से दर्शकों के सामने था। लेकिन इस वापसी की असली खूबसूरती यह थी कि अमिताभ ने अपनी पुरानी पहचान वापस पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पहचान को बदल दिया। उनकी आवाज वही थी, उनका व्यक्तित्व वही था, लेकिन अब उसमें उम्र का अनुभव जुड़ चुका था। वह युवा दर्शकों के पिता की भूमिका निभाने लगे, और फिर भी वही युवा दर्शक उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेता मानते रहे। यह बहुत कम कलाकारों के साथ हुआ है। अमिताभ के लिए आर्थिक संकट ने एक और सबक भी छोड़ दिया था। स्टारडम हमेशा के लिए नहीं होता, धन हमेशा नहीं रहता, लोकप्रियता भी स्थायी नहीं होती। लेकिन अगर किसी कलाकार के पास अपने काम के प्रति ईमानदारी और फिर से शुरुआत करने का साहस हो तो गिरने के बाद उठना संभव है। उनकी कंपनी के पतन और व्यक्तिगत आर्थिक संकट के बाद उनकी वापसी ने उन्हें पहले से कहीं अधिक सावधान और व्यावहारिक बनाया। बाद के वर्षों में उन्होंने अभिनय के साथ विज्ञापन, टेलीविजन और अन्य व्यावसायिक कार्यों के माध्यम से अपने करियर का विस्तार किया। लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा यह नहीं थी कि अमिताभ वापस आ सकते हैं या नहीं। असली परीक्षा यह थी कि क्या वह दूसरी पारी में भी उतने ही लंबे समय तक टिक पाएंगे। आने वाले वर्षों में उन्होंने यही करके दिखाया। उन्होंने अपने से बहुत छोटी पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया, उम्र को अपनी सीमा नहीं बनने दिया, गंभीर और प्रयोगात्मक भूमिकाएं स्वीकार की, टेलीविजन को अपनी प्रतिष्ठा के लिए खतरा मानने के बजाय उसे अपनी नई पहचान बना लिया। और धीरे धीरे वह उस मुकाम तक पहुंचने लगे जहां अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय मनोरंजन जगत की एक संस्था बन गए। शाहरुख खान के साथ मोहब्बतें, अभिषेक बच्चन के साथ कई फिल्मों में पिता पुत्र की भूमिकाएं, आमिर खान के साथ काले रंग के एक अलग तरह के चरित्र, और बाद के वर्षों में आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, प्रभास और अन्य नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम करना उनके बदलते अभिनय संसार का हिस्सा बन गया। वह अब फिल्म के केंद्र में हमेशा युवा नायक के रूप में मौजूद रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह कहानी के लिए जरूरी अभिनेता बन चुके थे, और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। अमिताभ बच्चन ने उम्र को छिपाया नहीं, उन्होंने उसे अभिनय का हिस्सा बना दिया। उनकी दूसरी पारी में कभी भी एक ही तरह की भूमिकाओं पर निर्भरता नहीं रही। कभी उन्होंने गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाए, कभी हास्य, कभी रहस्य और कभी सामाजिक विषयों से जुड़े चरित्र। ब्लैक में उनका अभिनय उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में गिना गया। चीनी कम ने उनके भीतर के हास्य और परिपक्वता को सामने रखा। पा में उन्होंने अपने ही बेटे अभिषेक के साथ ऐसा किरदार निभाया जिसमें उन्हें एक दुर्लभ बीमारी से प्रभावित बच्चे का रूप धारण करना पड़ा। यहां अमिताभ बच्चन ने यह साबित किया कि महान अभिनेता वही नहीं होता जो अपने पुराने लोकप्रिय रूप को बार बार दोहराए। महान अभिनेता वह है जो दर्शकों को अपने नए रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार कर दे। फिर आया एक और महत्वपूर्ण दौर। 2010 के बाद अमिताभ की उपस्थिति केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी काम किया और अलग अलग तरह के फिल्म निर्माताओं के साथ प्रयोग किए। बड़े बजट की फिल्मों से लेकर छोटी और गंभीर कहानियों तक उन्होंने अपने लिए जगह बनाए रखी। और जब 2023 में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ विज्ञान कथा आधारित फिल्म आई, तब एक बार फिर अमिताभ ने यह दिखाया कि उम्र उनके लिए रुकावट नहीं है। लेकिन उनकी दूसरी पारी का सबसे बड़ा प्रतीक आज भी कौन बनेगा करोड़पति ही है। जिस कार्यक्रम को शुरू करने के समय कुछ लोगों को लगा था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, वही कार्यक्रम उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया। साल 2026 में भी वह इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 18वां सत्र अगस्त 2026 में शुरू होने की घोषणा की गई है और अमिताभ बच्चन एक बार फिर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। उपलब्ध हालिया रिपोर्टों के अनुसार इसकी शूटिंग अगस्त की शुरुआत में प्रस्तावित है और प्रसारण 10 अगस्त से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान दिए। वर्ष 2018 के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, जो भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार केवल एक पुरस्कार नहीं था, ये उस यात्रा की आधिकारिक स्वीकृति थी जो एक छोटे शहर से शुरू हुई थी। एक ऐसा लड़का जिसका पिता कवि था, एक ऐसा युवक जिसकी आवाज को कभी रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, एक ऐसा अभिनेता जिसकी शुरुआती फिल्में लगातार बड़ी सफलता नहीं दे पा रही थीं, एक ऐसा सितारा जो अपने करियर के चरम पर पहुंचा, एक ऐसा व्यक्ति जो मौत के बेहद करीब गया।
एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसने राजनीति में प्रवेश किया और फिर उससे बाहर निकल आया। एक ऐसा व्यवसायी जिसने भारी आर्थिक संकट देखा और फिर वही व्यक्ति दोबारा खड़ा हुआ। शायद यही कारण है कि अमिताभ बच्चन की कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, ये पुनर्जन्म की कहानी है। एक अभिनेता अपने जीवन में एक बार स्टार बन सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से अधिक बार खुद को फिर से बनाया। पहली बार वह संघर्ष से स्टार बने, दूसरी बार वह स्टार से महानायक बने और तीसरी बार वह महानायक से एक ऐसी संस्था बने जिसे किसी एक उम्र या किसी एक पीढ़ी में सीमित करना मुश्किल है। आज जब कोई बच्चा कौन बनेगा करोड़पति देखते हुए अमिताभ की आवाज़ सुनता है तो शायद उसे यह समझ भी नहीं आता कि इस आवाज़ के पीछे कितने दशक का संघर्ष है। उसे शायद ये नहीं मालूम कि कभी इसी आवाज़ को अस्वीकार कर दिया गया था। उसे शायद यह भी नहीं मालूम कि जिस आदमी को वह आज करोड़ों की संपत्ति वाले महानायक के रूप में देखता है, वह अपने जीवन में कभी भारी कर्ज और आर्थिक संकट से गुजर चुका है। उसे शायद यह भी मालूम नहीं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान करोड़ों लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की थी क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में थी। और शायद यही अमिताभ बच्चन की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दर्शकों को मनोरंजन दिया, लेकिन अपने जीवन से उन्होंने उन्हें एक और चीज दी, वापस उठने की उम्मीद। जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो दुनिया उसकी सफलता देखती है, लेकिन उसके गिरने के बाद दोबारा उठना कहीं अधिक कठिन होता है। अमिताभ ने यह कठिन रास्ता चुना। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनका सबसे अच्छा समय समाप्त हो गया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समय बदल गया है और उन्हें भी बदलना होगा। यही कारण है कि उनकी दूसरी पारी उनकी पहली पारी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। पहली पारी में उन्होंने स्टारडम हासिल किया, दूसरी पारी में उन्होंने साबित किया कि असली महानता स्टारडम खोने के डर में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी पहचान बदलने की क्षमता में होती है। आज भी अमिताभ बच्चन का नाम भारतीय सिनेमा में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके सामने एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई, फिर उस पीढ़ी के बच्चे बड़े हुए और आज उन बच्चों के बच्चे भी उनकी आवाज़ पहचानते हैं। बहुत कम कलाकारों को यह सौभाग्य मिलता है कि वह 3 या 4 पीढ़ियों के दर्शकों के साथ अपना संबंध बनाए रखें। अमिताभ उन कुछ कलाकारों में हैं जिन्होंने यह कर दिखाया। और शायद इसलिए सवाल ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन इतने वर्षों बाद भी लोकप्रिय क्यों हैं। सवाल यह है कि इतने वर्षों बाद भी वह खुद को बदलते रहने में कैसे सफल रहे। इसका जवाब शायद उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके स्वभाव में छिपा है। उन्होंने हर असफलता को अंतिम फैसला नहीं माना। उन्होंने हर सफलता को अंतिम मंजिल नहीं समझा। उन्होंने अपनी उम्र को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। यही वह चीज है जिसने अमिताभ बच्चन और उनके समय के दूसरे बड़े सितारों के बीच एक गहरा ऊड़ा अंतर पैदा किया। वह केवल अपने अतीत के सहारे नहीं जीते, उन्होंने अपने वर्तमान को लगातार बनाया। और आज जब वह अपने जीवन के 80 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हैं, तब भी उनके काम से जुड़े रहने की खबरें सामने आती रहती हैं। वर्ष 2026 में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ सोशल मीडिया चर्चाएं हुई, लेकिन उनके बारे में फैली कुछ गलतफहमियों को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आया। इसलिए उनके वर्तमान स्वास्थ्य के बारे में अपुष्ट दावों को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। उनकी उम्र अब वह उम्र है जहां अधिकांश लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन अमिताभ के लिए काम केवल पेशा नहीं रहा। शायद यही कारण है कि वह आज भी कैमरे के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। शायद यही अमिताभ बच्चन की असली कहानी है। महानायक होना केवल करोड़ों लोगों का प्यार हासिल करना नहीं है। महानायक होना उस समय भी खड़े रहना है जब वही लोग आपकी अगली सफलता पर विश्वास करना छोड़ दें। और अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में यह कई बार किया। इसलिए अमिताभ बच्चन की विरासत केवल उनकी फिल्मों में नहीं है, वह उन लोगों में है जिन्होंने उनकी कहानी देखकर अपने जीवन में हार के बाद फिर से कोशिश की। वह उन कलाकारों में है जिन्होंने उनसे सीखा कि उम्र के साथ अभिनय समाप्त नहीं होता। वह उन दर्शकों में है जिन्होंने उनके संवाद याद किए। वह उन परिवारों में है जो वर्षों से कौन बनेगा करोड़पति देखते आए हैं। और वह उस आवाज़ में है जिसे भारत शायद आने वाली कई पीढ़ियों तक पहचानता रहेगा। कभी वह आवाज़ कहती थी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और कभी वही आवाज़ करोड़ों घरों में एक सवाल पूछती थी, आपका अंतिम उत्तर क्या है? इन दोनों आवाज़ों के बीच अमिताभ बच्चन की पूरी जिंदगी छिपी हुई है। एक तरफ पर्दे का महानायक, दूसरी तरफ वास्तविक जीवन का संघर्ष करने वाला इंसान। एक तरफ करोड़ों की लोकप्रियता, दूसरी तरफ असफलता और आर्थिक संकट का दर्द।
एक तरफ पुरस्कार और सम्मान, दूसरी तरफ वह समय जब उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। यही विरोधाभास अमिताभ बच्चन को केवल एक अभिनेता नहीं रहने देता, उन्हें एक कहानी बना देता है। और शायद इसीलिए 5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों की चर्चा होती है तो उनका नाम केवल सूची में नहीं आता, वे पूरी कहानी के बीच खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि कुछ सितारे अपने समय के होते हैं, कुछ सितारे एक पीढ़ी के होते हैं, लेकिन बहुत कम सितारे ऐसे होते हैं जो समय के साथ खुद को बदलते हुए समय का हिस्सा बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन उन्हीं में से एक हैं। उनकी कहानी हमें एक बात सिखाती है, गिरना असफलता नहीं है। गिरने के बाद यह मान लेना कि अब उठना संभव नहीं, असली हार है। अमिताभ बच्चन गिरे, बहुत ऊंचाई से गिरे, लेकिन उन्होंने उठना चुना, और शायद इसी वजह से आज भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको अमिताभ बच्चन की यह पूरी यात्रा पसंद आई हो तो हमें टिप्पणी करके ज़रूर बताइए कि भारतीय सिनेमा के किस ऐसे कलाकार की जिंदगी की कहानी आप अगली बार सुनना चाहते हैं, जिसकी सफलता के पीछे संघर्ष, विवाद, असफलता और वापसी की कोई अनकही कहानी छिपी हो।